बच्चों, आप सबका ज्ञान गंगा क्लास में स्वागत है। आज से मैं क्लास 9th के लिए मराठी मीडियम के बच्चों के लिए हिंदी की पूरी सिलेबस पूरा करने का दृढ़ संकल्प लिया है। आज मैं आपको प्रतिदिन एक वीडियो प्रस्तुत करूंगी जो आपके विषय से संबंधित होगा, कविता से संबंधित होगा, कहानी से संबंधित होगा या आपके स्वाध्याय से संबंधित होगा। उसमें सभी तरह की चीजें होंगी। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जो मेरा जो पढ़ाने का नियम होगा वो इस रूप में होगा। जो भी कहानी है, कविता है, गद्य है, पद है, जो दोहे हैं, उनको 3 रूप में मैं देखती हूँ। एक होता है कवि परिचय, दूसरा है कविता, गद्य, पद या कहानी, नाटक, निबंध जो भी हो। उसके बाद तीसरा उससे संबंधित जो स्वाध्याय है वो, और उसके अलावे जो व्याकरण है, स्वाध्याय के अंदर जो व्याकरण है या जो आपके सिलेबस में जो व्याकरण है उसे भी मैं पूरा करने की कोशिश करूंगी। तो आप इन चीजों को देख लीजिए। इस रूप से हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा पाठ है क्लास 9th का हिंदी का, वो है चांदनी रात। ठीक है। तो चांदनी रात जो कविता है यह मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित खंड काव्य पंचवटी के कुछ अंश को प्रस्तुत किया गया है। तो सबसे पहले अब हम ये जानते हैं, जो मैथिली शरण गुप्त जी जो इस कवि के महाकवि हैं, उनके बारे में हम जानते हैं। तो उनका जन्म 3 अगस्त 1886 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के चिरगांव नामक जगह पर हुआ था। उनकी जो प्रारंभिक रचना है वो ब्रज भाषा में हुई है। उन्होंने अपनी रचना ब्रज भाषा से शुरू की थी। बाद में वे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के संपर्क में आने पर उनके आग्रह पे उन्होंने या उनके कहने पे उन्होंने खड़ी बोली में अपनी रचना लिखना प्रारंभ किया। इस प्रकार से मैथिली शरण गुप्त जी हिंदी साहित्य इतिहास के खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। इन्हें हिंदी साहित्य के इतिहास में या हिंदी साहित्य में दद्दा नाम से संबोधित किया जाता था। किया जाता था। इनकी जो रचना है वो भारत भारती 1912 और 13 में प्रकाशित हुई थी, जो देश में राष्ट्रीय आंदोलन को और ऊंचा उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये इनकी जो कविता थी वो भारत के इतिहास, उस वर्तमान और भविष्य को लेकर रचित है। तो देश में जो स्वतंत्रता के प्रति जो भावना जागृत करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई। इनके इस सराहनीय कार्य के लिए ही महात्मा गांधी जी ने इन्हें राष्ट्र कवि के पदवी से नवाजा। साथ ही इनके जन्मदिन को राष्ट्र कवि दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनकी जो रचना है, इन्होंने लगभग एक साकेत नामक महाकाव्य और 19 खंड काव्य प्लस नाटक की भी रचना की है। जो साकेत है वो जो उर्मिला जो लक्ष्मण की पत्नी थी उनके ऊपर है और उनका उसमें पूरा वर्णन है। तो सबसे पहले अब प्रश्न ये उठता है इनके लिए, इनके जो कार्य के क्षेत्र के लिए इन्हें अनेक पुरस्कार मिले हैं, अनेक जो राष्ट्र कवि के पदवी मिले। उसके बाद अभिनंदन पत्र भी इन्हें दिया गया है, अभिनंदन ग्रंथ देश के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा अभिनंदन ग्रंथ इन्हें दिया गया था। प्लस अनेक पारितोषिक इन्हें किया गया है, जिसमें साकेत के लिए इन्हें हिंदुस्तान अकादमी पुरस्कार, उसके अलावा इनके कार्य के लिए इन्हें 1954 में 1954 में पद्म भूषण से नवाजा गया हिंदी साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में। और ये लगभग 1952 से लेकर 64 तक
ये राज्यसभा के सदस्य भी रहे और इसके साथ ही इनकी जो 12 दिसंबर 1964 को इनकी मृत्यु हो गई। तो ये हमारे कवि हैं और इनकी जो इन्होंने अनेक रचनाएं की, इनकी सारी रचनाएं पंचवटी, यशोधरा, जिसमें गौतम बुद्ध की पत्नी जो यशोधरा थी उसके जीवन का उसके रूप का वर्णन किया गया है। जब गौतम बुद्ध परिवार छोड़कर संन्यास लेने के लिए चले जाते हैं तो पत्नी क्या सोचती है उसका वर्णन है। तो इस तरह से उनके अनेक वर्णन है और सब लगभग पौराणिक कथाओं पे आधारित है। तो अब हम लोग उनकी इस कविता के बारे में ध्यान देते हैं। तो खंड काव्य और महाकाव्य क्या होता है, इस पर थोड़ी चर्चा जरूरी है। तो महाकाव्य वह काव्य उस काव्य को कहते हैं जिसमें मानव जीवन के संपूर्ण जन्म से लेकर अंत तक का जिसमें वर्णन होता है, हर रूप का वर्णन होता है, खुशी दुख गम हर चीज का जिसमें वर्णन होता है, तो उसे हम कहते हैं महाकाव्य। और खंड काव्य है जो मानव जीवन के किसी एक भाग को लेकर के जो लिखा जाता है या उसको दर्शाते हैं, तो उसको कहते हैं हम खंड काव्य। तो अब हम चलते हैं अपनी कविता पर। और चांदनी रात, चांद से निकलने वाली जो प्रकाश है उसे हम चांदनी कहते हैं, उस निकलने वाली प्रकाश को। तो उस रात का वर्णन है, चांदनी रात, जिस दिन पूर्ण चांद होता है, पूर्णिमा की रात को बोलते हैं चांदनी रात। तो पूर्णिमा की रात का वर्णन है। और ये जो पंचवटी जो खंड काव्य है, आप हम सभी जानते हैं जब भगवान राम को वनवास मिला था, वनवास के दौरान भगवान सभी जगह से गुजरते हुए अपना जो उनका 14वां वर्ष का जो वनवास था वो उन्होंने लगभग पंचवटी में जो महाराष्ट्र के नासिक में है वहां उन्होंने आकर रहने लगे थे। तो इसी पंचवटी का जो नासिक में है वहां का ही वर्णन इस कविता में किया गया है। जो चांदनी रात है उसमें जो जंगल में जो पर्णकुटी बना हुआ है, उस चांदनी रात में वहां का दृश्य कैसा है, कैसा प्रतीत हो रहा है, कैसा दिख रहा है, उसका ही इसमें वर्णन है पंचवटी का। तो हम लोग उसी का जो कुछ भाग जो हमारे सिलेबस में दिया गया है उसका हम अध्ययन करते हैं। हम पहले कविता से आपको शुरू करते हैं, हम कविता का सरलार्थ बताते हैं, फिर आगे हम लोग चलेंगे। तो जो कविता है, चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। तो चारों, आप शब्द पर ध्यान दीजिएगा, मैं अर्थ बता रही हूँ। चारों अर्थात सुंदर, ठीक है। चंद्र अर्थात चंद्रमा, चंचल अर्थात गतिशील। चंचल हम लोग बोलते हैं ना, बहुत चंचल बच्चा है, यानी कि बहुत ही चंचल है, यानी कि गतिशील है, सदा कभी शांत नहीं रहता। तो चंचल अर्थात गतिशील। किरणें अर्थात प्रकाश, जल पानी, थल अर्थात भूमि पृथ्वी, स्वच्छ अर्थात साफ सुथरा या निर्मल, चांदनी चांद से निकलने वाली जो प्रकाश है, बिछी हुई, तो बिछी हुई यानी कि फैला हुआ, बिछी हुई आपको मतलब कुछ चीजें ऐसी है जिस पर हम लोग अलग तरह से अर्थ लगाते हैं, क्योंकि कहा भी जाता है जो जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, यानी कि जिस जगह तक रवि का प्रकाश नहीं पहुंचता, कवि की जो कल्पना की शक्ति है वहां तक पहुंच जाती है। तो इसीलिए कवि बहुत कुछ सोच करके अलग अलग भाव से लिखते हैं और हमको भी जब उस वहां तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। अवनी अर्थात धरती पृथ्वी, अंबर आकाश, तल यानी कि भूमि जमीन जो में। तो चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। यह जो चांदनी रात का वहां पर का जो दृश्य है पंचवटी में, जहाँ पर्णकुटी बनी हुई है, वहाँ क्या दृश्य उत्पन्न हो रहा है, कितना मनोरम दृश्य, सुंदर दृश्य उत्पन्न हो रहा है, उसका यहाँ पर कवि वर्णन करते हैं और कहते हैं कि चंद्रमा की, चांद की जो सुंदर प्रकाश है, रोशनी है, जो उसकी चंचल जो गतिशील किरणें हैं, चंचल किरणें जो हैं, गतिशील किरणें जो हैं, वो जल में और थल में, यानी कि जो पृथ्वी पर जो जल, जहाँ जल है
पानी है और जो स्थल भाग है, थल भाग है, उस पर वो प्रकाश फैल रहा है, एकदम वो प्रकाश उसे प्रकाशित कर रहा है। और चंचल किरणें यानी कि जो ऐसा करे, जैसे जल में अगर आप छवि देखोगे चांद का या सूर्य का, अगर उसमें अगर हवा की जो लहर टाइप आ जाती है तो जो प्रकाश उसमें है वो हिलता डुलता दिखाई देता है। तो उसी का यहाँ पर कवि भाव लेकर चल रहे हैं। जो चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अग्नि और अंबर तल में। धरती और आकाश के बीच में जो चांद का प्रकाश फैला हुआ है, स्वच्छ चांदनी, एकदम पूरा चांद का सुंदर प्रकाश जो है, शीतल प्रकाश जो है वो पूरी फैली हुई है। पुलक इसमें जो है अनुप्रास एवं उत्प्रेक्षा अलंकार है यहाँ पर उपयोग किया गया है, क्योंकि बार बार शब्द को रिपीट किया गया है। प्लस श्रृंगार रस, क्योंकि प्रकृति का जो श्रृंगार के रूप का वर्णन किया गया है, तो यहाँ श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है, का उपयोग किए हैं कवि जी। पुलक प्रकट करती है धरती, हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। जो चांद के प्रकाश से का जो सुंदर दृश्य है, प्रकृति का जो दृश्य है, उसे प्रकृति जो है पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, यानी जो हरे हरे घास जो नोक है वे प्रकृति के खुशी का जो रोमांचित मनोरम दृश्य है उसको प्रकट कर रहे हैं, उसका इजहार कर रहे हैं, उसको अपने आनंद को, खुशी को प्रकट कर रहे हैं, बता रहे हैं। वो रूप जो है निराला रूप, वो उस अपने प्रकृति के रूप को दर्शा रहा है, बता रहा है। मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। प्रकृति के सुंदर दृश्य को देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि जो पेड़ पौधे हैं वो भी मंद मंद गति से धीरे धीरे जो है वो झूम रहे हैं, खुशी में झूम रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, झूम कर खुशियां मना रहे हैं। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। वहां पर पहले जो है पुलक का हमने अर्थ नहीं बताया, यानी कि खुश आनंद प्रकट करना, यानी कि प्रस्तुत करना, हरित हरा, तृण मतलब घास, झूमना यानी कि खुशी को का इजहार करना, मंद मतलब धीरे 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 गति से, और झोंको यानी पेड़ पौधे की जो हवा डालियां झूमती है उसे हम झोंका कहेंगे। तो अब दूसरा जो है क्या ही स्वच्छ चांदनी है क्या निस्तब्ध निशा। जो चारों तरफ जो यह स्वच्छ चांदनी फैली हुई है, जो ये स्वच्छ चांदनी फैली हुई है, उसे देखकर जो ये रात्रि है वो अपने गति को, अपने जो प्रकृति के नियमानुसार जो उसका क्रम चलता है, जो गति चलती है, उसको भी वो भूल गया है। ऐसा लग रहा है जो रात्रि निशा, जो सन्नाटा से पूर्ण जो रात्रि है, निशा है, वो अपने कार्य प्रकृति का जो नियम है उसको भी ऐसा प्रतीत हो रहा है जो भूल गई है, उसे करना भूल गई है, चलना, अपने नियम को लेकर चलने की गति को भूल गई है, गतिहीन हो गई है इस सुंदर दृश्य को देखकर। है स्वच्छंद सुमंद गंध हुआ, और उस वातावरण में जो सुंदर सुगंध जो फैला हुआ है, खुशबू जो फैला हुआ है, उस खुशबू से निरानंद यानी कौन सा ऐसा दिशा है, निरानंद अर्थात आनंद रहित, कौन सा जोड़ आनंद, ऐसा कौन सा दिशा है, कौन सा दिशा है जो इस सुंदर खुशबू से, इस मनोहारी खुशबू से, मनोरम खुशबू से, जो मन को मुग्ध करने वाले जो खुशबू है, दृश्य है, उससे वंचित है, आनंद रहित है।
बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। अब देखिए यहाँ कवि पहले कहे हैं जो क्या ही स्वच्छ चांदनी है, या है क्या निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध व निरानंद है कौन दिशा। जो चांदनी की सुंदर प्रकृति के मनोरम दृश्य को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है जो रात्रि भी अपनी गति को, जो नियति का जो गति है, नियम है, उसको भूल कर गई है, और उसमें जो मतलब स्वच्छंद रूप से जो सुगंध फैल रहा है, मनमाने रूप से जो सुगंध फैल रहा है, उससे ऐसा कौन सा दिशा है, कौन सा जगह है जो उससे उस आनंद से रहित है। और उसके बाद बंद नहीं अब भी चलते हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है, लेकिन बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यक्रम। नियति यानी भाग्य, और नटी यानी कि जो प्रकृति की जो अभिनेत्री है, जो अभिनेत्री है, वो प्रकृति रूपी जो अभिनेत्री, उसका नियम जो है वो कार्यकलाप बंद नहीं, अभी भी नियति नियम का, प्रकृति के नियम का जो कार्यकलाप है, क्रियाकलाप है, वो अभी भी चल रहे हैं, वो अपनी गति से चल रहे हैं, लेकिन हमें प्रतीत नहीं होता है उस दृश्य को देखने के बाद। और वो जो नियति का जो नियम है, जो अभिनेत्री है, वो अपना कार्यक्रम उसी गति से लेके चल रही है, फिर भी, और वो कितने शांति, कितने एकांत भाव से, वह कितने ही शांति से, कितने ही एकांत के मतलब एकदम शांत स्वरूप से चुपचाप अपने कार्य को कर रही है। यह सोचने मतलब पता भी नहीं चल रहा है, जो प्रकृति अपना काम कार्य करती चल रही है, इसका एहसास भी नहीं हो रहा है, महसूस भी नहीं हो रहा है। और लेकिन प्रकृति अपना जो प्रकृति का जो नियम है, उस कार्य को वो भूली नहीं है, वो अपना कार्य कर रही है, लेकिन इस आनंद में विभोर होकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि प्रकृति भी अपना गति कार्य करना भूल गई है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। है बिखेर यानी कि फैला देना, बिखेरना यानी कि फैला देना, वसुंधरा धरती, तो है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर। आप सभी जानते हो, जो जब सुबह होता है, खासकर सर्दी के मौसम में, तो जो आप सुबह उठते हो तो आप देखते हो जो पेड़ पौधे की पत्तियों पे, घास पर ओस की छोटी छोटी मोती के समान बूंद फैले होते हैं, पानी का कंसा जो मोती के समान उजला उजला सब पर फैला होता है। तो उसी का कवि जो है उसी दृश्य को देख करके कह रहे हैं, जो जब प्रकृति है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने, जब पूरा पृथ्वी जब सो जाता है, सारा जगत जब सो जाता है, तो धरती जो है वो अपने ऊपर मतलब मोती बिखेर देती है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, यानी कि पूरी पृथ्वी पर ओस रूपी मोती को पृथ्वी धरती बिखेर देती है। रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। और आप जानते हो, जैसे ही सूर्योदय होता है, उसका प्रकाश होता है, तो पानी सूर्य की गर्मी के कारण सूख जाता है, भाप बन के फिर ऊपर चला जाता है। तो यानी कि रवि जो है, सूर्योदय जो है, सूर्य जो है, वो उन सारे जो मोती है उनको समेट लेता है, ऐसा कवि का भाव है यहाँ पे। तो है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। जो धरती है वो अपने चारों तरफ ओस रूपी जो मोती बिखेर देती है, लेकिन जैसे ही सूर्योदय होता है और तो सूर्य जो है का प्रकाश जो है उन सभी मोतियों को अपने अंदर समेट लेता है। और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाती है, संध्या को दे जाता है शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है। और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, और सूर्य जब अपने अस्त की ओर जाता है तो संध्या रूपी
जो विराम सुंदर दृश्य है वो रात्रि को देकर जाता है, प्रकृति को देकर जाता है। जब सूर्य अस्तांचल की ओर चलता है, अस्त होने लगता है, तो संध्या रूपी जो दृश्य है या एक रूप है वो प्रकृति को देके जाता है। शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है। और शून्य श्याम तनु और रात्रि और दोपहर के बीच का जो यह समय होता है, शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है। शून्य श्याम यानी कि रात्रि, तनु यानी उसके, तो इसके बीच का शून्य यानी कि दोपहर के बाद और रात्रि के बीच का जो समय है वो संध्या काल कहलाता है। वो एक अलग ही नया उसका जो गोधूली वेला, इसको जो हम अनेक नामों से पुकारते हैं, तो वो जो समय होता है उसका रूप ही अनोखा होता है, मनोरम होता है। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सन्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक बना। पंचवटी की छाया में है, पंचवटी की वो जो जंगल है उसका नाम पंचवटी है, उस जगह को, तो पंचवटी की छाया में, पंचवटी के उस जगह पे उसमें एक सुंदर पर्ण कुटीर, सुंदर यानी कि पर्ण यानी कि पत्ते और कुटीर यानी कि कुटिया या झोपड़ी। तो कवि बताते हैं पंचवटी के उस आनंदमय दृश्य में, आनंदमय सुंदर जगह पर एक पर्ण कुटीर, पत्तों से बना हुआ कुटिया है, उसके सन्मुख स्वच्छ शिला पर, और वहां पर उस कुटिया के सामने एक पत्थर है, सन्मुख स्वच्छ पत्थर यानी साफ सुथरा पत्थर है, सफेद पत्थर है, शिला अर्थात पत्थर, धीर वीर निर्भीक मना। तो और उस पत्थर पर एक धीर वीर, एकदम ही वीर निर्भीक मनुष्य बैठा हुआ है, एकदम धैर्य धारण करके एक निर्भीक मनुष्य जो है उस पत्थर की शिला पर बैठा हुआ है। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सन्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। यानी कि पंचवटी की छाया में एक पत्तों से बनी हुई कुटीर है, कुटिया है, झोपड़ी है, और उसके सामने सफेद पत्थर की शिला रख है, उस पर एक धैर्य धारण किए, धीर यानी कि धैर्य धारण किए हुए एक वीर जो निर्भय है, जिसको किसी प्रकार का कोई डर नहीं है, कोई मनुष्य बैठा हुआ है। जाग रहा यह कौन धनुर्धर, और देखिए बच्चों उसको क्या कवि कह रहे हैं, जाग रहा यह कौन धनुर्धर, और जो वह मनुष्य है, मानव है, जो वीर है, धीर है, धैर्य धारण किए हुए, उसके हाथ में धनुष है। जाग रहा यह कौन यह कौन धनुर्धर है जो जाग रहा है इस समय, जब सारा प्रकृति सो रहा है, चारों ओर शांत वातावरण है, उस समय कौन ऐसा है, कौन धनुर्धर है जो जाग रहा है, जबकि भुवन भर सोता है। सारा जगत जिस समय सो रहा है उस समय कौन यह धनुर्धर है, वीर है, धैर्य धारण करने वाला निर्भीक मनुष्य है जो जाग रहा है। भोगी कुसुमा युक्त योगी सा, भोगी यानी जो भोग विलास करने वाला, कुसुमा युक्त जो लोगों को आकृष्ट करने वाला, कामदेव, जिसमें कामदेव जैसा गुण प्रतीत हो रहा है, जिसमें इतना आकर्षण है। भोगी जो भोगी अर्थात भोग विलास करने वाला, और कुसुमा यानी जिसमें कामदेव जैसी जो आकर्षण है, योगी सा बना दृष्टिगत होता है। ऐसा भोग विलास करने वाला, कामदेव की तरह दिखने वाला, आकर्षण रखने वाला, वह योगी सा बैठा हुआ, योगी सा दिख रहा है, बना दृष्टिगत होता है, योगी सा बना दिखाई दे रहा है। यह कौन सा है, कौन मनुष्य है, अर्थात आप समझ रहे होंगे जो पंचवटी में जब भगवान राम जहाँ रहते थे, तो
माता सीता और राम रात को अगर विश्राम करते थे तो लक्ष्मण जो है वो सदा उनकी रक्षा के लिए पहरेदारी करते थे। तो उसी दृश्य का वर्णन करते हुए कवि यहाँ पर लिख रहे हैं कि जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुक्त योगी सा बना दृष्टिगत होता है। जब वह कौन सा धनुर्धर है जो अभी जाग रहा है, जबकि सारा जगत सारी दुनिया सो रहा है। वह भोग विलास करने वाला, कामदेव के समान आकर्षक रखने वाला योगी सा प्रतीत हो रहा है। जो कामदेव की तरह, कामदेव जो कामातुर होते हैं लोगों में काम, तो उसके समान जो दिख रहा है, जिसके व्यक्तित्व में इतना आकर्षण है, वह मनुष्य योगी के समान क्यों बैठा हुआ है पत्थर की शिला पर। ऐसा एक कवि का भावना है। कवि ने यहाँ पर उसी रूप का वर्णन किया। बहुत बड़ा, इसमें पूरा बहुत बड़ा कविता है, ग्रंथ है, क्योंकि खंड काव्य है। पूरा पंचवटी के दृश्य का वर्णन है, चांदनी रात का, एक रात का ही वर्णन है, लेकिन उसका अनेक रूप तरह से वर्णन है। तो बच्चों, आप इसे अच्छी तरह से समझे होंगे और आपने इसको प्रस्तुत किया हुआ है। लेकिन अब जैसे मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि अगर आपको कहा जाता है, कोई भी वक्त दे दिया जाता है और कहा जाता है, जैसे इसमें एक दिया हुआ है, पुलक प्रकट करती है धरती, हरित तृणों की नोकों से, इस पंक्ति का कल्पना विस्तार कर। तो मैंने बोला ना, कल्पना सब बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इसको आप कैसे करोगे? तो इसके लिए आपको प्रारंभ कवि का थोड़ा सा लेना होगा। जो कवि मैथिली गुप्त जी इस अंश को पंचवटी से लिया गया, पंचवटी जो से लिया गया है, यहाँ पर पुलक प्रकट कर, यहाँ पर जो प्रकृति का वर्णन करते हुए कवि ऐसा लिख रहे हैं या ऐसा बता रहे हैं कि पुलक प्रकट करती है धरती। धरती जो है हरित तृण की नोकों से, यानी प्रकृति जो है अपना आनंद प्रस्तुत कर रही है, आनंद का इजहार कर रही है, आनंद को बता रही है जगत को। कैसे? तो अपने हरे हरे घासों को फैलाकर, फैले हुए अपने हरे हरे घासों की नोकों को देख कर अपनी खुशी का इजहार कर रही है, अपने रूप को प्रदर्शित कर रही है, अपने आनंद का इजहार कर रही है, अपने आनंद को लोगों के सामने प्रकट कर रही है। ऐसा कवि बता रहे हैं और इसका इस तरह से कल्पना विस्तार हम कर सकते हैं। ये और भी आगे होगा, लेकिन अभी आज मैं आपको यही तक रखती हूँ। अगला वीडियो जो बनाऊंगी उसमें आपका पूरा स्वाध्याय पर होगा और मैं उसको आपको एक्सप्लेन भी करूंगी पूरा, और हर एक बिंदु लिख करके मैं बताऊंगी। ओके, बाय। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जो भी आपको दो वीडियो आपके लिए बनाऊं वो आप तक पहुंच जाए, तो ताकि आपको कोई, और अपने दोस्तों को भी बताइएगा, जहां तक पहुंचे आप इसे पहुंचाइएगा। ओके, बाय।